हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर आज हम पहुंचे हैं गांव पटीकरा में। पटीकरा गांव जो कि नारनौल विधानसभा क्षेत्र में आता है। वहां जानेंगे कि जनता का मूड कैसा है, क्या चुनावी मुद्दे हैं, नेता के मुद्दे क्या हैं, चुनावी मुद्दे किस पर भारी पड़ेंगे, या नेताओं पर या अन्य दल पर, कौन किस दल से बाजी मारेगा, ये तो आने वाला फैसला भाग्य पर निर्भर करता है और समय पर निर्भर करता है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे उन ग्रामीणों से और जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। आपको पटेगरा विधानसभा चुनाव है हाँ अक्टूबर में, हाँ इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? डगमगाएगा डगमगा रहा है क्या? इलेक्शन डगमगा रहा है। मौजूदा सरकार से खुश है? नहीं। कारण क्या, ये कहते कुछ है करते कुछ है, बहुत भारी परेशान कर दिया जिम्मेदार। तो कभी आरडी बनवाओ, कोई पीपी बनवाओ, कोई आधार कार्ड बनवाओ, कभी कुछ है। इन्होंने चलाया तो फिर से बनवा रखे, फिर दोबारा कैसे बनाया जाएंगे? कहते कुछ है करते कुछ है। ये तमाम सरकारें आई हैं, बड़े अच्छे काम हुए, उनकी चर्चा तो चलती रहती है, पर इन्होंने मौजूदा हालत में जो कहे थे वो नहीं किया। आप मौजूदा सरकार से नाखुश हैं या स्थानीय नेता से भी नाखुश हैं? स्थानीय नेता से खुश नहीं है। विधायक जो मौजूदा विधायक रहे ओम प्रकाश यादव एडीओ, उनसे भी आप खुश नहीं है? खुश नहीं है, कोई काम नहीं किया। ट्रांसफार्मर की कम से कम 20 बार हुए, आज तक नहीं हुआ। देख लो शुरू में, जब कि हमारा निजी आदमी था, क्या कर ले उसका। जो चुनाव में मुद्दे रहे विकास के मुद्दे, क्या वो विकास कार्य आपके गांव में हो पाए? नहीं हुए। क्या क्या विकास कार्य होने थे आपके गांव में जो नहीं हो पाए? जो मौजूदा सरकार ने क्या विकास कार्य नहीं किए जिनसे आप नाखुश रहे? सरकार ने जितनी भी आई, कभी बाजरा के भाव कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, वो भी कईयों के नहीं रहते। क्या कम है, आधा किलो 20 किलो बच जाए तो वो खाने जाए। सरकार के सारे मुद्दे। आप बुजुर्ग हैं, तकरीबन 70-75 के करीब आपकी उम्र हो गई। 78। आपने कितनी सरकारें देखी? हमने देखी है वैसे तो बहुत देखी है सरकारें। कौन सी सरकार से आप खुश रहे? हम तो बंसीलाल की रहे। बंसीलाल की सरकार। बंसीलाल यानी कि हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी के बाद अगर हमारे दक्षिणी हरियाणा की बात करें, जिला महेंद्रगढ़ के नारनौल विधानसभा क्षेत्र में, तो विकास कार्य कौन सी सरकार ने करवाए? सरकार बंसीलाल सरकार ने कराए, इसके बाद में कोई हुआ नहीं है। इनकी बिजली आपूर्ति हो रही है, भी चल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। नहरी पानी का कोई टाइम रखे तो वो हाथ में बंद कर देते हैं। कभी जमींदार तो दुखी है दिन से। कांग्रेस की सरकार रही 10 साल। 10 साल आपने बीजेपी को देखा, किसका कार्यकाल अच्छा रहा? किस सरकार ने क्या मुद्दे रखे और किन मुद्दों पर खरी उतरी? कांग्रेस की सरकार में पैसा दे के काम हो जाता था, अब पैसे से भी नहीं होता। कर्मचारी परेशान कर रहे हैं, क्या करें। कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस की सरकार में काम तो हो जाते थे, लेकिन वो पैसे के बलबूते होते थे, और जो अब काम है वो काम भी नहीं होते, ना पैसे के दम पे होते, ना किसी तरीके से होते। कुल मिलाकर के जब अब विधानसभा चुनाव होगा, उसमें आपका मत जो है, यानी कि आपके मत का प्रयोग, यानी कि आप एक वोटर हैं, आपका मत कौन सी पार्टी को जाएगा? वो तो देखो, कोई सुविधा देंगे तो बताएंगे, सुविधा कोई नहीं दे रहे तो क्या बताएं। तो क्या जब कल का क्या भरोसा है। तो कहने का तात्पर्य है कि अभी कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है कि इनका साफ रूप से कहना है कि अभी किसी पार्टी ने, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, और जब प्रत्याशी घोषित कर देंगे, जब इनका मूड बनेगा कि वो किसके पक्ष में अपना मतदान करेंगे। यही बात। मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं मौजूद, उनसे हम बातचीत करेंगे। बाबू जी, क्या नाम? पुरुषोत्तम शर्मा। शर्मा जी, तकरीबन 4 से 5 सरकारें तो आपने भी देखी? बिल्कुल देखी है जी। उम्र भी तकरीबन 65 साल के करीब हो। 70 पार कर लिए। 70 वर्ष पार कर लिए। हरियाणा जब से बना है, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें लेकर और आज तक के विधानसभा चुनाव जो हुए, उनमें कार्य की प्रगति पर देखा जाए तो कौन सी सरकार बेहतर रही? कार्य प्रगति तो बंसीलाल टाइम में हुआ सबसे ज्यादा, तो जिन्होंने सड़कों का, बिजली का सब जैसा जाल बिछा दिया कि जिसका आज की सरकारें जो है उसके मरम्मत नहीं कर पा रही। तो वो सबसे अच्छा, एक डिक्टेटर भी था और प्रशासन भी बढ़िया था। तकरीबन 40 से 45 साल हरियाणा में कांग्रेस ने राज किया। पिछले 10 सालों में बीजेपी आई।
क्या कहेंगे विकास कार्यों के मुद्दे पर कौन सी सरकार भारी रही? विकास कार्य कांग्रेस रही, कांग्रेस का। हमारे यहाँ से नरेंद्र रहे एमएलए, उन्होंने सड़कों में जाल बिछा दिया। जहाँ देखो हमारे गांव में देखो जितनी सड़कें बनी हुई है सब नरेंद्र के टाइम बनी हुई है। राव नरेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस के एमएलए रहे, उनके समय में ये कार्य हुए। बिल्कुल। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में कितने कार्य हुए? बीजेपी को उनके टाइम में समय तो हमारे गांव के लिए कोई काम ही नहीं बचा था जो वो कर सके। जी, ये बात। तो अभी जो विधानसभा चुनाव है अक्टूबर में, उन चुनावों में आपके मुद्दे क्या रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर आप अपने मत का प्रयोग करेंगे? हमारे गांव का वैसे खास कोई मुद्दा नहीं है। एक तो नौकरी का है और कृषि वगैरह के लिए भी है। कृषि के काम में इन्होंने जो पैसे वगैरह देने चाहिए थे वो टाइम पर नहीं पहुंच रहे। किस चीज के पैसे? जैसे अब ये 2000 वाले हैं जो दे रहे हैं, प्रधानमंत्री वाले, उनमें भी कईयों चक्कर काट रहे लोग किसान वगैरह। तो ऐसी बात है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पैसे भी ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और ग्रामीणों में आक्रोश है। मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। बाबूजी क्या नाम है? खड़े हुई आप मेरे साथ, खड़े हुई। आपका क्या नाम है? लक्ष्मीचंद जी, गांव पटीकरा, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। आप बुजुर्ग, चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों पर हावी होंगे? मुद्दा करना कोई आदमी खड़ा होगा एमएलए जो पता लगेगा, अभी कोई किसी को नहीं पता। कहने का तात्पर्य ये है कि अभी किसी भी पार्टी ने टिकट घोषित नहीं, ठीक है, फिर भी टिकट घोषित नहीं किए, प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, फिर भी आपका कोई तो मत होगा। किस पार्टी के साथ? बात में कोई मत नहीं, जो मत जो आदमी देखा जाएगा तो ये खड़ा है जो मत बनाएगा लोग। आदमी को देखेंगे या पार्टी को? वो एक ही बात है, आदमी और पार्टी वो एक ही बात है दोनों। अभी इन बुजुर्ग ने कहा कि अभी किसी प्रत्याशी को घोषित नहीं किया गया है, प्रत्याशी घोषित होने के बाद ये देखेंगे कि कौन सी पार्टी के साथ ये अपना वोट साझा करेंगे। मेरे साथ एक भाई साहब और हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव, जनता की समस्याएं भी हैं, जनता के मुद्दे भी हैं। क्या समस्याएं हैं आपके सामने और क्या मुद्दे रहेंगे चुनावी? हमारे सामने कोई समस्या नहीं, हम तो बीजेपी में वोट देंगे, चाहे कोई आओ। बीजेपी को वोट देने के कारण? बस हमारी इच्छा है। आप बीजेपी सपोर्टर हैं। इनका साफ रूप से कहना कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूं, चाहे काम किया हो या ना किया हो, मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा और मेरा मत जो है वो बीजेपी को जाएगा। एक और बुजुर्ग मेरे साथ हैं। बाबा क्या नाम है? देवीदयाल। देवीदयाल जी, उम्र का तगाजा और अनुभव बहुत ज्यादा है आपको, क्योंकि आप एक उम्र दराज व्यक्ति हैं। जनता की समस्याएं भी होती हैं, जनता के मुद्दे भी होते हैं, जनता के मुद्दे सरकार पर भी हावी होते हैं और सरकार भी कई बार जनता पर हावी होती है। इस विधानसभा चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है और ना मुद्दों से बात है। हमारे गांव के खड़े हो रहे हैं, वो भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं। जो हमारे गांव के खड़े होंगे तो गांव वाले को देंगे, चाहे किसी पार्टी से खड़े। आपके गांव के व्यक्ति को या महिला को, महिला या पुरुष को अगर टिकट मिलती है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, तो आप उसी को ही वोट करेंगे। अगर आपके गांव के किसी पुरुष या महिला को टिकट नहीं दी जाती, अन्य किसी क्षेत्र से है, क्षेत्र का मतलब कि नारनौल विधानसभा क्षेत्र से है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, आपका मत कहाँ जाएगा और किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? फिर भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी क्यों? अब ये अच्छा ही काम किया है इसने, जो भी किया है। कौन कौन से अच्छे काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने? एक तो बगैर पैसे मतलब नौकरी मिल जाती, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी है। आपके गांव में कितने बच्चे जो हैं सरकारी नौकरी में बिना पर्ची बिना खर्ची के लगे? कम से कम 35 से 40 बच्चे। कैसे परिवार से संबंध रखते हैं वो बच्चे? वो तकरीबन सभी को। मैं जाति की बात नहीं कर रहा, मध्यम वर्गीय परिवार से, धनाढ्य से हैं, किस तरह से? मध्यम वर्गीय परिवार से। और बीजेपी ने क्या कार्य किया? अब और क्या बताऊं, मुझे तो और पता नहीं। इन बुजुर्ग का साफ रूप से कहना है कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के गांव में बच्चों को नौकरी मिली है, वो भी 35 से 40 बच्चों के करीब उन्हें नौकरी मिली है। इसलिए इनका मत जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा। मेरे साथ एक और भाई है, हम उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? संजय बाटोटिया। संजय भाई साहब, विधानसभा चुनाव है, ठीक है, चुनाव में जनता के मुद्दे होते हैं, जनता की समस्याएं होती हैं।
आपके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव? मेरे कोई मुद्दे नहीं है। हमारा परिवार पुराना रामपुरा हाउस है, तो हमारे परिवार को तो रामपुरा हाउस जो भी जिसको भी वोट के लिए कहेगा उसी को दें। रामपुरा हाउस यानी कि राव इंद्रजीत राव सिंह का कहीं ना कहीं दबदबा मान रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह पहले ओम प्रकाश यादव और अब का पता नहीं। हाँ, आपका टिकट मिलेगी, वो ऊपर से आदेश मिलेगा उनको। कहने का मतलब ये है कि भेड़ चाल वाली चाल हो गई। हाँ बिल्कुल, यही समझो आप। इनका साफ रूप से कहना है कि राव इंद्रजीत सिंह, राजा राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री राजा राव इंद्रजीत सिंह के नाम से वोट जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रत्याशी को यहाँ से बीजेपी की टिकट दिलाएं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह अभी बीजेपी में नेता है। मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप एक युवा हैं जी, शिक्षित समाज से हैं, युवा हैं, आपके चुनाव में क्या मुद्दे हैं? मुद्दा हमारे यहाँ पे बीजेपी आई सर। कारण काफी काम किए हैं, फ्री में बताइए। काफी बच्चे नौकरी लगे हैं। आप और- नौकरी में? नहीं, मेरा खुद का काम है। खुद का काम है। ऐसा कोई मुद्दा हो जिसकी वजह से आप बीजेपी को वोट देना चाह रहे हैं? सभी बेरोजगार जितने भी नौकरी लगे हैं, बिना पैसे के, भ्रष्टाचार के पैसे लगे हैं, कुछ भी काम ईमानदारी से लगे हैं, कुछ भी देख लो आप, जो काम करते हो आसानी से हो जाता है। पैसे पूरे किसान के पूरे 6,000 रुपए खाते में आ रहे हैं ट्रांसफर सीधे। तो बस ये मुद्दा है, और इस बार भी बीजेपी आई। इन भाई साहब का कहना है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी और किसानों को 6,000 रुपए सालाना आय, जो कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है, केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उसको लेकर और बिना पर्ची बिना खर्ची की जो नौकरी मिली है उसको लेकर इनका मत जो है वो बीजेपी सरकार को जाएगा। मेरे साथ एक भाई साहब हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? सतवीर। सतवीर जी, विधानसभा चुनाव हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है, 8 तारीख को मतगणना है। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखो क्योंकि मैंने बीजेपी ने दिया था हमको वोट। पिछली बार दिए थे हाँ, बीजेपी, हाँ। इस बार का क्या विचार? एक बार टिकट देखा क्या किया हुआ? अभी टिकट क्लियर नहीं है। हमारे गांव के आगे तो उन्हें जाएंगा पहले। आपके गांव से कौन उम्मीदवार होना चाहते हैं? संजय थे, बाबू प्रधान थे, कोई व्यास के। संजय जी जो है वो कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, और कांग्रेस ने तो जाएंगे भाई। बाबूलाल जी हैं वो बीजेपी की मांग रहे हैं। जाएंगा गाँव का नहीं। दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी, अगर दोनों ही आपके गांव को मिलते हैं तो किसको मत जाएगा? दोनों ने मिला कर एक ने तो जाएगा। इनका साफ रूप से कहना है कि इनके गांव से 2 पुरुष हैं, एक संजय यादव और एक बाबूलाल जी यादव। वो दोनों ही अलग अलग पार्टी से टिकट चाह रहे हैं, लेकिन वो तो आला कमान पर निर्भर करता है कि किसको अपना प्रत्याशी बनाते हैं। हमने विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से उनकी राय जानी है। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी, तो कुछ का कहना है कांग्रेस। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं भारी यूं दिखाई देती है कि उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी है, और साथ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना किसानों की आय भी दी है। एक भाई से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा जो कि दक्षिणी हरियाणा में हमेशा से रहता आया है, और उन्हीं के नाम से हम वोट करेंगे, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ही टिकट के दावेदार जो यहाँ के जो प्रत्याशी बनाए जाते हैं, लगभग माना जाता है कि उनका ही हाथ होता है। तो उन भाई का कहना है कि जहां राव इंद्रजीत सिंह कहेंगे, यानी कि रामपुरा हाउस की तरफ से जो आदेश मिलेगा, हमारा मत वहीं जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 गांव पटीकरा पड़ाव दूसरा, उसमें हम जानेंगे विधानसभा चुनाव में किसका डंका बजेगा। मेरे साथ एक युवा हैं अमन यादव, जो IIT कर रहे हैं और गांव के पढ़े लिखे युवा हैं, शिक्षित हैं लेकिन अभी तक बेरोजगार हैं। उनसे जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या वो कहना चाहते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। जी, मेरा नाम अमनदीप यादव है, और मैं क्या कहते हैं पिछली बार से और अब की बार से मैं 2 योजना से, जब से मैंने खुद को संभाला है, मैं 2 योजना से बीजेपी को ही देख रहा हूँ। तो मुद्दे बताने को कम है और बोलने को बहुत ज़्यादा है। कोई मुद्दा ऐसा है ही नहीं जिस पे बीजेपी खड़ी उतरी हो। चाहे वो अब लोग यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पे उन्होंने रोड बना दिए, मेरे को डेली चंडीगढ़ नहीं जाना, मेरे को डेली गुड़गांव नहीं जाना, मेरे को नारनौल में रहना है,
नारनौल का कोई भी रोड सड़क आप नारनौल में कहीं भी चल जाए वो टूटी फूटी है। मेरे को मेरे डेली कामकाज के लिए नारनौल में घूमना है, वो तो कहीं पे सड़कें हैं नहीं। सबसे बड़ी बात रोज़गार की, अभी कुछ पोस्ट निकले सफाई कर्मचारी की जिसमें 15,000 पोस्ट हैं और आवेदनकर्ता शायद हैं 2.5 से 3 लाख, जिसमें से 40,000 ग्रेजुएट, 15,000 पोस्ट ग्रेजुएट है। तो आप देखिए कि एक पोस्ट ग्रेजुएट सफाई कर्मचारी के लिए, तो आप सोच रहे कि अब की बार बीजेपी का तो लौटना अब की बार बहुत मुश्किल है। इसके अलावा और कोई मुद्दे हैं? मुद्दा मैं बेरोज़गारी हो गई, आपकी हेल्थ हो गई, रोड हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, ठीक है। किस चीज़ में बीजेपी खरी उतरी है? जो गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल जो पहले इतने बढ़िया चल रहे थे उनको बंद करने लग रही है। ये बोल के लाए थे कि हम ये पीएम स्कूल लेके आएंगे, उनका कोई नामो निशान नहीं है। 500 के लगभग हरियाणा में स्कूल बंद हो चुके हैं। तो किस मुद्दे पे बीजेपी चल रही है? किसी मुद्दे पे बीजेपी आगे नहीं है। कहने का मतलब है महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनका कहीं अस्तित्व नहीं है, सिर्फ कागजों में अस्तित्व है। जी बिल्कुल, महंगाई। आप एक बात बताइए कि बीजेपी जो चीज़ें लेके इस प्रदेश में आई थी उन किसी भी चीज़ों पे बीजेपी खरी नहीं उतर रही है। बीजेपी का हमने बीजेपी को वोट दिया था कि वो अपने डिसीज़न मेकिंग में वो टॉप पर है। अब वो डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पा रही है। वो उन्होंने बोला हम महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, वो महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बोला हम परिवारवाद ख़त्म करेंगे, अब की बार उनके कितने जो 67 MLAs की सीट निकाली है उनमें से 8 परिवारवाद है। सुनील सांगवान, आरती राव, करतार भडाना का लड़का, किरण चौधरी की लड़की और क्या कहते हैं और भी हैं 7 के लगभग ये परिवारवाद भी फैला रहे हैं। तो ये जो चीज़ बोल के ये प्रदेश में आए थे ये उन चीज़ों पर खुद खरे नहीं उतर रहे हैं। खासकर गृहिणियों की बात करें, क्योंकि आप भी किसी के बेटे हैं, आपको कभी ना कभी सिलेंडर भी लेने जाना होता होगा, कभी मसाले भी लाना के लिए बाजार जाना होता होगा, अन्य भी चीज़ें हैं घरेलू संबंध से जो रखती हैं, उनको लेकर के क्या कहेंगे? गृहिणियों का बजट किस तरह से बिगड़ा? जी, गृहिणियों का बजट आप ये लगाइए कि ये जैसे कि आप इतना लगा लीजिए कि ये पिछले 5 साल से जो सबसे बेसिक चीज़ क्या है हमारे घर में, सरसों का तेल कभी भी 150 से नीचे नहीं आ पाया। ठीक है, अब कुछ इलेक्शन टाइम में थोड़ा कम हो गया, वरना सरसों का तेल 180। मसाले कोई भी, अगर आप अब किसी भी पंसारी के पास आप मसाले लेने जाओगे तो आप मसाले तभी खा सकते हो जब आपकी मंथली सैलरी 90,000 या 1 लाख हो, क्योंकि आप अगर 500 रुपये लेके गए तो आप 5 तरह के मसाले भी नहीं खरीद के ला सकते। ठीक है, फल देख लीजिए, सब्जी देख लीजिए, इसी का दाम है। भाई साहब का साफ रूप से कहना है कि महंगाई ने अच्छे लोगों की कमर तोड़ दी है। घरेलू जो बजट होता है गृहिणियों के लिए, जो रसोई का बजट भी होता है, उस बजट तक को बिगाड़ के रख दिया है। पुरुषोत्तम जी बताएं जी। विधानसभा चुनाव है 2024 के। हाँ सर। इनमें जनता किन मुद्दों पर अपना वोट करे? सर ऐसा है, जनता, हरियाणा की जनता ने फैसला कर लिया है, कोई मुद्दे नहीं है। बीजेपी हर जगह फैल है, कहीं कामयाब नहीं है, और हरियाणा की जनता ने फैसला कर लिया कि अब की बार कांग्रेस की सरकार कन्फर्म है। कारण क्या है? किन मुद्दों पर सरकार विफल हुई? किसी भी मुद्दे पर पास नहीं हुई। पिछली 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई, किसी को वो नहीं, बच्चों के फार्म भरवाते हैं फिर वो कैंसिल कर देते हैं। क्या कोई भी ये सरकार ने एक भी काम ऐसा किया हो जो गिना सकते? आज ये बोलती है ये कर दिया, एम्स बना दिया, IIT बना, अरे ये तो कांग्रेस के टाइम में बना दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, जब अपने 6.5 लाख गांव है सर, कुल 8,000 गांवों में बिजली थी। जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी 2014 में, उस टाइम 6 लाख 2,000 गांवों में बिजली थी। तो ये किसकी देन है जी? पहले हमारा जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उस टाइम हमारे यहाँ सुई भी नहीं बनती थी। जो एम्स है, बड़े बड़े IIT हैं, इसरो है, ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। और मैं तो ये कहूंगा कि हिंदुस्तान का भला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है सर। बीजेपी ने 10 सालों में हमारे, अगर हम नारनौल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मेडिकल कॉलेज दिया है। नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में आपके पटीकरा में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हालांकि स्थापना कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी। अन्य भी हैं और प्रोजेक्ट हैं, 148 बी को ले लीजिए, स्टेट हाईवे को ले लीजिए, काफी प्रोजेक्ट दिए हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? सर ऐसा है, जो ये आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हो, ये यहाँ मिनिस्टर थे राव नरेंद्र सिंह, ये सब उनकी देन है। उन्होंने ये जो मेडिकल कॉलेज कराया था, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पूरे हरियाणा में 2 हैं। पहला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कुरुक्षेत्र में, जो श्री कृष्ण जी के नाम से,
दूसरा आयुर्वेदिक कॉलेज पटीकरा गांव में जो हमारे पूजनीय संत बाबा केतरनाथ जी के नाम से वो राव नरेंद्र सिंह ने कराया। पटीकरा गांव में कोई ऐसी गली नहीं, कोई ऐसे खेतों के वो नहीं जो राव नरेंद्र सिंह के टाइम में ना बने हो। राव नरेंद्र सिंह ने इतने काम करवा दिए थे, लास्ट में तो ये पोजीशन हो गई थी, सरपंचों को पैसे लेने से मना करते थे। गांव में विकास के मुद्दे होते हैं, क्या मुद्दे हैं गांव? हमारे गांव में तो सर ये बेरोजगारी का मुद्दा है। ये करे बीजेपी सरकार थी, पिछले 10 साल से थी, कितने काम किए, कितने बच्चों को रोजगार दिया। गांव में बिजली पानी की व्यवस्था कैसे? न बिजली पानी ठीक है, वो हमारे गांव की खुद की व्यवस्था है जी, वाटर सप्लाई वो हम ही पिलाते हैं पानी से। कोई कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार हर मुद्दे पर विफल रही है, हाँ। जैसा कि आपका विचार है। जी। लेकिन लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने, आप ही के गांव के कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची गांव में 35 से 40 युवक लगे, क्या कहेंगे? सर अभी 35 से 40 आप बताइए सर, आप रिकॉर्ड तो लाइए। 35 से 40 के लिए 7-8 बच्चे जरूर लगे थे पहले टर्म में, जो बीजेपी का पहला टर्म था उसमें, लेकिन जो इस 5 साल में कोई एक बच्चा भी नहीं लगा। 40-45 बच्चे इनेलो राज में भी लगे थे, 40-45 बच्चे कांग्रेस राज में भी रखे थे। किस बच्चे ने पर्ची खर्ची दी बताइए? लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में जो नौकरियां मिली है बिना पर्ची बिना खर्ची के मिली, लेकिन कांग्रेस में काम हो जाते थे, पैसे के दम पे काम होते थे, लेकिन अब बीजेपी में ना पैसे के दम पे होते हैं ना रसूख के दम पे होते पत्रकार मोदी जी ऐसा है, आप एक भी तो आदमी लाइए गांव से जिसने पैसे दिए हो, कांग्रेस राज में काम करवाया हो। आप एक आदमी लाकर दिखाइए मेरे को, अब भाई मैंने पैसे दिए। और यहाँ बीजेपी में क्या है, मैं तो एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी हो अपने वर्कर के दम पे पैदा होती है। जब वर्करों के यहाँ एक छोटी छोटी बदली तक नहीं हो सकती तो क्या पर्ची खर्ची है? वोट तो हम मांगते हैं ना सर गांव में। तो हैं। बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं फैमिली आईडी और पोर्टल्स के ऊपर भी गिरती नजर आ रही, क्या कहेंगे? ये जो है ना जी फैमिली आईडी, इस पे पीपी पे, इस पे तो इनका भट्ठा बैठ गया जी। और अब खट्टर साहब सेंटर में भी चलाएंगे ये। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ ये फैमिली आईडी पीपीपी सिर्फ हरियाणा में। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है वो अपने बाप का इलाज करवा सकता है, कानूनन है, चाहे वो किसी फैमिली आईडी में हो। लेकिन खट्टर साहब कहते हैं ऐसा नहीं होगा, जिस फैमिली आईडी में है उसी में इलाज होगा। तो बताओ, ये तो बिल्कुल फेल है। अब एक आप बताइए जी, जमाबंदी में नाम आ गया तो उसको प्रॉपर्टी आईडी क्या जरूरत है? बीजेपी सरकार ने आयुष्मान योजना जैसी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जिसमें गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क किया है। आप क्या कहेंगे इसको? सर ये जो योजना है इम्प्रूव तो हर साल होती है जी। कांग्रेस के टाइम में जब राव नरेंद्र सिंह हेल्थ मिनिस्टर था, उस टाइम से में कोई पैसे नहीं लगते थे, 5 रुपए की पर्ची कटाओ, सभी दवाइयां वहां मिलती थी। ऑपरेशन तक का भी सारा खर्चा हॉस्पिटल से मिलता है। अब जो बढ़ेगी महंगाई तो वो होता ही है। आयुष्मान योजना के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी पैनल में लिया गया, जबकि कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं था, क्या कहेंगे? नहीं सर, वो तो फिर अब धीरे धीरे अब आगे आएंगी। इन्होंने 5 लाख का कर रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते कि अब वो आएगी कांग्रेस तो 15 लाख का ही वो करवाएंगे हम आयुष्मान। इनका साफ रूप से कहना है कि बीजेपी ने विकास नहीं किया, विकास कार्य नहीं किए। एक युवा थे, उन्होंने भी कहा कि मैं तो रोज जयपुर या चंडीगढ़ नहीं जाता, उन सड़कों से मुझे क्या वास्ता, मुझे शहर में रहना है। शहर की सड़कों की हालत बद से बदतर बनी हुई है। विकास के मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार गिरती नजर आ रही है। दैनिक सवेरा के लिए नारनौल से नितिन शर्मा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।